हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो है आपके मोस्टली आपके बजट पर आधारित हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। 7 PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थानों की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा उन राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये पूछ रहा है कौन सा राज्य है जो 7 PM मित्र पार्क में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आंध्र प्रदेश जो है इसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु शामिल है आपका, तेलंगाना शामिल है, उत्तर प्रदेश है, प्लस आपका MP हो जाएगा। MP के साथ आप देख लीजिए, तो MP के साथ आपका कर्नाटक आएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जिसको हम MH लिख दे रहे हैं, और गुजरात। तो ये सभी जो हैं आपके शामिल हैं। तो शामिल कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। ये 7 PM मित्र पार्क किससे संबंधित है? तो ये टेक्सटाइल से संबंधित। यहाँ पे जो है आपका PM मित्र का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये फुल फॉर्म होगा आपका PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ये आपका फुल फॉर्म है PM मित्र की। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये आपका जो है 9.23% है। कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण मिलाकर आपका 9.23% है। तो अगर सिंगल पूछ लिया जाए कि वन आवरण कितना है, तो ये आपका 6.15% है। वृक्ष आवरण कितना है? तो ये है आपका 3.08% है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये आ जाएगा आपका 9.23% आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम सर्वाधिक वन कहाँ है। सर्वाधिक वन आपके सोनभद्र में है, सोनभद्र में। और सबसे कम वन कहाँ है? तो ये आपके भदोही या संत रविदास नगर में है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, भदोही या संत रविदास नगर। भारत का वन आवरण टोटल कितना है? तो यह है आपका 24.62% है। ये मोस्टली आपके जो डेटा हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 2022-23 का आकार कितना है? तो यूपी बजट 2022-23 का आकार जो है 6.90 लाख करोड़ रुपए है। तो इसको प्रस्तुत इसको प्रस्तुत जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार कितना है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़ रुपए आपका केंद्रीय बजट है। जो प्रस्तुत किसने किया था? तो ये आपके निर्मला सीतारमण ने किया था। ये इनका पाँचवा बजट था, या 5वीं बार इन्होंने पेश किया था। ये दूसरी महिला है जिन्होंने बजट पेश किया है। पहली महिला कौन है? तो ये आपके इंदिरा गांधी जो हैं पहली महिला हैं जो बजट पेश की हैं। आगे देखते हैं। बजट 2023-24 के घाटा अनुमानों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे घाटा देखना है हमें। राजकोषीय घाटा कितना है? तो आपका 5.9% जो है घाटा है राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा कितना है? तो 2.9% है। प्राथमिक घाटा कितना है आपका? 2.3% है। और प्रभावी राजस्व घाटा आपका 1.7 है। इसको इसी क्रम में याद रखिएगा जिससे आपको इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? तो राजस्व घाटा होता है जो 5.9%। उससे कम आपका राजस्व घाटा होता है 2.9%। प्राथमिक घाटा जो होता है 2.3%। और सबसे कम आपका प्रभावी राजस्व घाटा होता है 1.7%। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है। केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम हेतु कितने धन का आवंटन किया गया है? तो आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए कितना धन का आवंटन किया गया है? तो ये है आपका 2200 करोड़ रुपए किया गया है आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार रुपया प्राप्ति के स्रोतों में शीर्ष पर क्या है? तो केंद्रीय बजट के अनुसार अगर हम रुपया देखें कि रुपया कहाँ से हमें मिलता है सबसे ज़्यादा, तो GST, निगम कर, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये GST हो जाएगा कि GST से हमें सबसे ज़्यादा रुपया मिलता है
कितना परसेंट, तो ये आपका 17%। लेकिन इससे भी अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके उधार या अन्य देवताओं से हमें सबसे ज़्यादा रुपया प्राप्त होता है। उसके बाद जीएसटी से 17%, निगम कर और आयकर दोनों आपका 15% है, दोनों से 15% मिलता है। तो इस तरह से आपका रुपया मिलता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, बजट 2023-24 के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए लॉन्च किया गया, मतलब घोषणा की गई है। तो ये है आपका 12,192 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया है। और पीएम आवास योजना के तहत आपका कितना करोड़ रुपए है, तो 79,590 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए दिया गया है। और मनरेगा के लिए कितना दिया गया है, तो ये आपका 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए आपका 70,000 करोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग यहीं से मिला लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन को कितना दिया गया है, तो 12,000 करोड़ के लगभग है। मनरेगा के लिए आप 60,000 करोड़ रुपए, आवास योजना के लिए 89,590 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए आपका 70,000 करोड़ रुपए है। तो सबसे ज़्यादा इस बार किसे दिया गया है, तो आप याद कर सकते हैं पीएम आवास योजना पे जो है सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। कितना है, तो 79,590 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं में शामिल है। तो कौन जो है 7 प्राथमिकताओं में शामिल है, देखते हैं। तो ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं, इनको जो है सप्तऋषि बजट कहा गया है। 7 प्राथमिकताएं या 7 स्तंभ कौन कौन से हैं, देखते हैं पहले। तो समावेशी विकास, हरित विकास, बुनियादी ढांचा और निवेश, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी हैं। तो समावेशी विकास हो गया आपका, हरित विकास हो गया, बुनियादी ढांचा और निवेश, प्लस और कौन सी हैं, तो देखते हैं हम। अंतिम छोर तक पहुंच, सक्षमता के सामने लाने में, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये आपके 7 प्राथमिकताएं हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक व्यक्ति की पहुंच, और संरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, और हरित विकास, युवा विकास, प्लस आपका वित्तीय क्षेत्र, ये सारे आपके 7 प्राथमिकताएं हैं जिसे हम सप्तऋषि बजट कह रहे हैं। आगे देखते हैं, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को अधिकतम 2 लाख 2 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा करने पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पहले अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। कितने वर्ष के लिए होना चाहिए, तो ये 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। तो इस पर जो है आपका कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 7.5% जो है ब्याज दिया जाएगा। ये दिया किसको जाएगा, महिलाओं और लड़कियों को दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण योजना के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि 2 लाख रुपए, अधिकतम 2 लाख रुपए 2 वर्ष तक अगर किसी के अकाउंट में रह रहे हैं, कोई महिला है या लड़की है, तो उसे कितना परसेंट तक ब्याज दिया जाएगा, 7.5% तक ब्याज दिया जाएगा। आगे देखते हैं, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। तो पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, यही देखना है। वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पीएम प्रणाम है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है आपका प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि आपका फुल फॉर्म ही दे दिया तो आपको याद ही नहीं। और इस बार के बजट में जो है एक उर्वरक और एक भारत की बात चल रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, तो ये आपका उर्वरकों से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बजट 2023-24 के तहत जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय करने का अनुमान रखा गया है। तो अनुमान कितना लगाया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो ये है आपका 2.1% जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय करना है इस बजट पे। जबकि शिक्षा में कितना व्यय करना है, तो शिक्षा में जो है आपका 2.9% का व्यय किया जाएगा। और स्वास्थ्य में कितना परसेंट का व्यय किया जाएगा, तो 2.1% का स्वास्थ्य में व्यय किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, बजट 2023 में कुल सब्सिडी में शीर्ष मदों का क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस में दी गई है, यही पूछा जा रहा है। तो खाद्य सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपका जो है खाद्य में दिया गया है। कितना परसेंट, 48.96% खाद्य में दिया गया है। सेकेंड जो है आपका किस पे दिया गया है, तो ये आपका 43.44% जो है उर्वरक पे सब्सिडी दिया गया है। और फिर तीसरे नंबर पे जो है आपका ब्याज पे सब्सिडी दी गई है। और चौथे नंबर पे आता है आपका पेट्रोलियम पे जो है 0.56% की सब्सिडी दी गई है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एक आएगा, खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी गई है, उसके बाद उर्वरक पे दी गई है, फिर आपका पेट्रोलियम पे दी गई है। तो 1-3-2 आपका पहला ऑप्शन है। आगे देखते हैं, सरकार ने बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है। विश्वकर्मा सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा और कौशल सम्मान योजना। तो इसका आंसर है आपका सी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये योजना आपका पारंपरिक कारीगरों से और शिल्पकारों से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पारंपरिक कारीगरों या शिल्पकारों से कौन सी योजना संबंधित है, तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवर्धन योजना में ओ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ओ का अर्थ क्या है, ऑपरेशनल, अपॉर्चुनिटी, अपोजिट, ऑर्गेनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑर्गेनिक जो है गोवर्धन योजना में ओ का अर्थ है। देखते हैं गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या। यहाँ पे जी से हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनिक, और बी से हो जाएगा आपका बायो, ए से हो जाएगा एग्रो, और आर से हो जाएगा रिसोर्सेस, और धन का आपका धन ही रहेगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं कि गैल्वेनाइजिंग, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्सेस, धन योजना आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका तो अपशिष्ट से आमदनी से संबंधित है, कि वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित है। इसके तहत जो है 500 नए अपशिष्ट केंद्र लगाए जाएंगे, जिससे जो है आमदनी की जाएगी। आगे देखते हैं, गोवर्धन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो ये आपका जो है करनाल, हरियाणा से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी गोवर्धन योजना का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में भारत की शीर्ष आयातगत वस्तु है। कौन सी जो है शीर्ष पे आयातगत है, फर्स्ट पे आयात की जाती है। पेट्रोल, तेल और स्नेहक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन, सोना और चांदी। तो इसका आंसर है आपका ए, पेट्रोल, तेल और स्नेहक जो है आपका फर्स्ट पे आयात की जाती है। सेकंड पे आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर के दौरान भारत की शीर्ष निर्यातित वस्तु कौन है। तो कौन सी वस्तु को निर्यात किया जाता है। फर्स्ट पे रत्न एवं आभूषण, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला सहित मशीनी एवं उपकरण, धातु उत्पादन। तो इसका आंसर है आपका बी, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो मतलब आपके इंडिया से सबसे ज़्यादा निर्यात किसका किया जाता है, तो कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है। तो इसका आंसर है आपका ए, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना बनाई गई है, इन सभी को मिला के। और इस निर्माण कार्य में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए का दिया जाएगा, उसे 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 4 लाख रुपए दिया जाएगा, अगर पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तब, या आंशिक रूप से दिव्यांग होता है तो उसे 3 लाख रुपए दिया जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है।
तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है आपका कितने परसेंट हो गई है, तो 4.2%। जो पहले 14.4% थी वो अब घटकर इस बजट में कितनी हो गई है, 4.2%। ऐसा जो है इस बजट में कहा गया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर है आपका डी, 300 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। ग्राम पंचायत और वार्ड में जो है आपका डिजिटल लाइब्रेरी ओपन की जाएगी, उसके लिए कितना करोड़ रुपए है, तो ये आपका 300 करोड़ रुपए है। और पीएम श्री योजना के तहत जो है 510 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल कितना निर्धारित किया गया है, तो ये है आपका 2125 रुपये जो है इस बजट में आपका निर्धारित किया गया है गेहूं के लिए। जबकि वहीं चावल के लिए जो है, चावल के लिए जो सामान्य चावल है, सामान्य चावल के लिए आपका 2040 रुपये है। जब जो ग्रेड ए का चावल होता है, ग्रेड ए का चावल जो है उसके लिए आपका 2060 रुपये। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि गेहूं के लिए कितना है, तो 2125 रुपये है, और चावल के लिए जो सामान्य चावल है उसके लिए 2040 है। ग्रेड ए का चावल के लिए जो है 2060 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। ये आपका खरीफ की फसल हो जाएगी और गेहूं आपकी रबी की फसल हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मसूर के लिए जो है सबसे ज़्यादा इस बार वृद्धि हुई है 500 रुपये की, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे भी। देश की जीडीपी में यहाँ पे सही से टाइपिंग नहीं है, तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो इंडिया की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 8% से अधिक जो है यूपी का योगदान करता है अपने देश की जीडीपी में। यानी भारत की जीडीपी में जो है उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 8% से अधिक है। इस बार जो है यूपी में 19% जो है जीडीपी का विकास रखा गया है कि जीडीपी जो है, जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, 19% की दर से जीडीपी वृद्धि कर रही है। 2000 कब की बजट के है, तो ये है 23-24 के बजट की है। जबकि यही 21-22 में जो ये कहा गया था ये 16.8% की दर से वृद्धि की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि 19% की दर से आपका देश का जीडीपी या उत्तर प्रदेश का जीडीपी वृद्धि कर रहा है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो अधिकतम ये जो है आपका राशि कितनी दी जाएगी, तो 5 लाख रुपए जो है आपकी अधिकतम राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर है आपका सी, 1050 करोड़ रुपए जो है आपका कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना में जो है प्रति लाभार्थी को जो है 15,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे, 15,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए कुल खातों में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका है आंसर आपका बी। सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन आपका फर्स्ट नहीं सही है। फर्स्ट क्यों नहीं सही है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए कुल खातों में जो है यूपी का फर्स्ट स्थान है, द्वितीय नहीं पहला स्थान है। और सेकंड तो आपका सही है कि 21-22 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन में जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट था, तो ये आपका 3.5% इस टाइम हो चुका है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित नहीं है? विमल जालान समिति, उर्जित पटेल समिति, MN गोईपोरिया समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका आंसर है आपका डी, दिनेश गोस्वामी समिति आपका निर्वाचन से संबंधित है। बाकी ये तीनों समिति जो है आपकी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देश की राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। दोनों ही कथन जो है सही है। मौद्रिक नीति का निर्धारण आपका RBI करता है
राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से और 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर समिति का अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति की एक वर्ष में कम से कम 4 बैठक होना अनिवार्य है। बैठक में गणपूर्ति कम से कम 4 सदस्यों की होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन है। सभी जो कथन जो है सही हैं कि मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 सदस्य होने चाहिए, 3 जो है आरबीआई की तरफ से होने चाहिए और 3 जो है केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। और गवर्नर जो होता है आरबीआई का गवर्नर वही समिति का अध्यक्ष होता है। और ये टोटल एक वर्ष में कम से कम इसकी 4 बैठक होना अनिवार्य है। और गणपूर्ति कितना होना चाहिए, तो कम से कम 4 सदस्य जरूर होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सिक्किम, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़। तो इसका आंसर है आपका सी। गोवा जो है आपका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है, लेकिन ये राज्य है। तो सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? गोवा का है। सेकंड पे आपका सिक्किम आता है, सेकंड पे आपका सिक्किम आएगा। थर्ड पे आपका दिल्ली आएगा, थर्ड पे दिल्ली। और प्रति व्यक्ति आय कितनी है इस टाइम? तो 1.97 लाख रुपए है, याद रखिएगा। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है इस बार के बजट में? तो ये आपका जो है 1.97 लाख रुपए है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जिसे हम जीएसटी परिषद कहते हैं, जीएसटी परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये जरूर देख लिया करिए कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। इसके गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 279A में है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यही गलत है कि इसका अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसका जो गठन है जीएसटी परिषद का, तो ये आपका 279A में है। यह अपना निर्णय जो है उपस्थित सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत से करती है। ये बात भी सही है। इसमें केंद्र का मत मूल्य जो होता है 1/3 होता है, 1/3 आपका केंद्र का होता है, राज्य का जो होता है 2/3 होता है। तो इसमें जो है केंद्र का 1/3 मत मूल्य होता है और राज्य का 2/3 मत मूल्य होता है। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। वह एकमात्र राज्य कौन है जो अपने बजट के 8% से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है? मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इसका आंसर है आपका ए। मेघालय जो है 8% से अधिक, लगभग 9% के राउंड जो है, लगभग जो है आपका 9% मेघालय स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन खर्च कर रहा है स्वास्थ्य पे? तो मेघालय कर रहा है पूरे देश में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखते हैं। नरेंद्र मोदी, BR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, परमेश्वरन अय्यर। तो इसका आंसर है आपका सी। सुमन बेरी जो है आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। जो ये कौन है? तो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं। और CEO जो नीति आयोग के CEO हैं वो कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। पहले परमेश्वरन अय्यर थे, लेकिन अब ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वरन अय्यर जो हैं विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 34। लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ फॉर इंजीनियरिंग, लाइफ फॉर अर्थ, लाइफ फॉर अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है लाइफ का पूर्ण रूप है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्यों मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में कौन शामिल नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, चीन।
इसका आंसर है आपका सी, रूस जो है निर्यात में शामिल नहीं। तो भारत के शीर्ष 5 निर्यात, तो भारत कहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तो आपका फर्स्ट आ जाएगा यूएसए। यूएसए में आपका फर्स्ट निर्यात होता है, सबसे ज़्यादा निर्यात आपका यूएसए करता है। फिर जाके यूएई करता है सेकंड पे, यूएई सेकंड नंबर पे भारत जो है निर्यात यूएई करता है। थर्ड पे जो है चाइना को निर्यात करता है। फोर्थ पे जो है बांग्लादेश को निर्यात करता है। तो भारत जो है आपका निर्यात सबसे ज़्यादा किसको करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। सेकंड पे यूएई को करता है, थर्ड पे चाइना को करता है, और फोर्थ पे जो है बांग्लादेश को करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है, तो सबसे ज़्यादा आयात जो है चीन से करता है भारत। आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है, चीन से करता है। उसके बाद जो है यूएई से करता है। तो याद रखिएगा, ये भी आयात भी निर्यात भी। निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका से करेगा, फिर यूएई से, उसके बाद चाइना से। लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा किसे करेगा, तो सबसे ज़्यादा निर्यात आपका यूएसए को, फिर यूएई को, फिर आपको चाइना को। थर्ड नंबर पे आपका चाइना आएगा। लेकिन आयात कहाँ से करता है भारत, तो सबसे पहले आपका चाइना से आयात करेगा, उसके बाद यूएई से आयात करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 36। सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रूस जो है सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यात करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपका रूस आता है निर्यातक में। जो हथियारों का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका आता है हथियार निर्यात करने पे, दूसरे नंबर पे आपका रसिया आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये सिप्री रिपोर्ट के अनुसार है, 2022 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है 37। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है आपका डी, भारत को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3 स्थान पर तीन जो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्थान पे कोई नहीं था। चौथे नंबर पे आपका कौन था, तो डेनमार्क था। चौथे नंबर पे कौन था, डेनमार्क। अब भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 8वां नंबर मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अभी इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम बोल रहे हैं तो उसको आप लोग समझ लीजिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष 3 देशों में शामिल नहीं है। कौन जो है 3 देशों में शामिल नहीं है, तो फर्स्ट जो है आपका फिनलैंड है, सेकंड पे आपका डेनमार्क आता है, और थर्ड पे जो है आपका आइसलैंड आएगा। तो कौन नहीं शामिल है, स्वीडन आपका शामिल नहीं है। फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड है हैप्पीनेस में। सेकंड पे जो है आपका डेनमार्क आ जाएगा, कि सबसे ज़्यादा हंसने वाले कहाँ पे हैं, फिनलैंड में है, उसके बाद डेनमार्क में है, और थर्ड पे आपका आइसलैंड में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत। तो इसका आंसर है आपका बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन को जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फर्स्ट पे आपका जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन है, सेकंड पे आपका सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, और ओवरऑल में जो है एशिया में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 40 है। इंडिया की रैंकिंग 40 है, और इंडिया में फर्स्ट कौन आता है, तो आईआईटी बॉम्बे आता है, आईआईटी बॉम्बे। तीनों ही चारों डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फर्स्ट पे कौन है आपकी, क्यूएस एशिया है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिपोर्ट है आपकी, कौन सी यूनिवर्सिटी जारी करे, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रिपोर्ट जो है उसमें फर्स्ट में आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, सेकंड पे आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की है, और थर्ड जो है आपकी, थर्ड नहीं, इंडिया के बारे में देखेंगे तो एशिया में जो है टोटल इंडिया जो है 40 नंबर पे आ रहा है, और इंडिया में फर्स्ट कौन है, तो आईआईटी बॉम्बे है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्रदान की गई है,
तो अब हम देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रदान की गई है उसमें फर्स्ट कौन है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके को जो है शीर्ष रैंक प्रदान की गई है किसके द्वारा, टाइम्स हायर के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शीर्ष 200 में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है, जबकि शीर्ष 300 में अगर हम लेते हैं तो इंडिया की जो है आपकी आईएससी बेंगलुरु जो है वो आती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है फर्स्ट पे, तो यह है आपकी आईआईएससी बेंगलुरु। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है। तो कौन सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है उसके बारे में देखेंगे। टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख, वियना। तो इसका आंसर है आपका डी, ऑस्ट्रिया का वियना जो है वो सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। 68वें नंबर पर, 81वें नंबर पर, 70वें नंबर पर और 100वें नंबर पर। तो इसका आंसर है आपका ए, 68वें नंबर पे जो है इंडिया है और फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट जो है फिनलैंड है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है इंडिया 68 नंबर पे आ रही है, फिनलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। तो इसका आंसर है आपका बी, नॉर्वे का जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्रदान किया गया है, जबकि इंडिया को जो है, इंडिया को कौन सा स्थान मिला है 2023 में इंडिया को 161 स्थान दिया गया है, जबकि 2022 में इंडिया को कौन सा स्थान प्राप्त था, तो 150। तो पिछली साल से जो है इस बार और गिरावट आई है इंडिया की रैंकिंग में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की जो 2023 की रैंकिंग है 161 है। पहले पे कौन है, तो नॉर्वे है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष 3 स्थान में रखा गया है, मतलब शामिल नहीं किया गया है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष 3 स्थानों में नहीं रखा गया है। तो उसका आंसर है आपका ए, उड़ीसा का जो है शीर्ष 3 स्थानों में नहीं रखा गया है। कर्नाटक को जो है फर्स्ट स्थान दिया गया है, सेकंड जो है आपका तेलंगाना का है और थर्ड आपका हरियाणा का है। तो थर्ड किसका है, हरियाणा का। फर्स्ट पे जो है इंडिया इनोवेशन में फर्स्ट आपका कर्नाटक आता है, सेकंड आपका तेलंगाना आता है और थर्ड पे आपका जो है हरियाणा आएगा, जबकि उड़ीसा को ये स्थान नहीं मिला है। फर्स्ट से लेके 3 तक स्थान नहीं दिए गए हैं। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, तो ये आपका नीति आयोग जारी करता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रोमाइट के उत्पादन में 2019-20 भारत के किस राज्य का एकाधिकार है। तो क्रोमाइट के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा क्रोमाइट को उत्पादन करता है, तो ये आपका उड़ीसा है। क्रोमाइट और बॉक्साइट दोनों का उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका अधिकार है, तो उड़ीसा का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, लौह अयस्क उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं। तो 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं, तो फर्स्ट पे है आपका उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है आपका कर्नाटक। तो इसका आंसर है सी, कि लौह अयस्क उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा उत्पादन करता है लौह अयस्क का, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर लास्ट में आपका कर्नाटक करता है थर्ड पे। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में विश्व में बॉक्साइट भंडारण के मामले में अग्रणी देश कौन है। तो बॉक्साइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार किया गया है, मतलब भंडारण में है, तो ये आपका कहाँ पे है, इसका आंसर है आपका गिनी। गिनी कहाँ पे है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के मध्य अमेरिका, जो मध्य अफ्रीका आएगा वहाँ पे आपका मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना दे रहे हैं, आप लोग देख के पहचान लीजिएगा कि गिनी कहाँ पे है। यहाँ पे आपका गिनी मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट भंडारण में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पे कौन है,
तो ये आपका गिनी है। उत्पादन में नहीं, भंडारण में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कब शुरू की गई थी, तो 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों द्वारा रबी फसल के लिए 2% तथा खरीफ फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। तो इसमें आपका ये गलत है। रबी की फसल के लिए जो है 1.5% का भुगतान प्लस खरीफ की फसल के लिए कितना है, खरीफ की फसल के लिए आपका 2% आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जस्ट अपोजिट कर देंगे, सही हो जाएगा। इसके तहत जो है किसानों को रबी फसल के लिए 1.5% और जबकि खरीफ फसल के लिए जो है 2% का प्रीमियम भुगतान किया जाता है। किसान नामांकन के मामले में यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। तो ये बात आपकी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दूसरा आपका सही है, पहला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में हम देखते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है 1995 में की गई थी। तो ये गलत है, 1998 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1998 में। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए सस्ती दर पर संस्थागत ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल दूसरा सही है, पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये 1998 में शुरू की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो दालों का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके एमपी के द्वारा जो है दाल का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। 2021-22 में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 को जो है मोटे अनाजों का जो है दशक मनाया जा रहा है 2023 को। और श्री योजना जो है, श्री अन्न योजना जो है इसी से संबंधित है, मोटे अनाजों से ही संबंधित है श्री अन्न योजना। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कि कौन जो है राज्य मोटे अनाजों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका कर्नाटक है। 2023 को जो है मोटे अनाजों का दशक मनाया जा रहा है। इससे संबंधित योजना कौन है, श्री अन्न योजना को मोटे अनाज के लिए बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 2021-22 में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करते हैं। तो ये आपका पश्चिम बंगाल है फर्स्ट पे, जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है और उसके बाद आता है थर्ड पे आपका पंजाब आता है। तो सबसे ज़्यादा आपका चावल उत्पादन करने वाले राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। फर्स्ट पे आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड पे आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आपका पंजाब है। और सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन कौन करता है, तो गेहूँ का उत्पादन जो है सबसे पहले यूपी करता है। यूपी फर्स्ट पे ले लीजिए यहाँ पे गेहूँ उत्पादन में, और सेकंड पे ले लीजिए आपका एमपी आ जाएगा सेकंड पे गेहूँ उत्पादन में, थर्ड पे आपका पंजाब आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लीजिए। गेहूँ उत्पादन में आपका फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे पंजाब है। जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए संस्थागत ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इस बार के बजट में जो है आपका किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इस बार के बजट में कितना व्यवस्था की गई है ऋण के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए ऋण के लिए व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमिता के विकास के लिए किसके गठन का प्रस्ताव किया गया है। एक्सेलरेटर फंड, वर्धक निधि, कृषि वर्धक निधि, स्टार्टअप फंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, कृषि वर्धक निधि का जो है इसमें विकास किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमिता के विकास के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 55। 2021-22 के बागानी, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बागानी बात की जाए। बागानी फसलों के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार बागानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका आंसर है सी, कर्नाटक जो है सबसे बड़ा बागानी फसलों का उत्पादक राज्य है।
क्वेश्चन नंबर है 56, वर्तमान में नारियल का सबसे बड़ा अधिक, यहाँ पे होगा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वर्तमान में जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? तो ये जो है आपका कर्नाटक। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। वर्तमान में बागवानी, वहाँ पे बागानी थी, यहाँ पे बागवानी है, इम्पॉर्टेंट है। बागवानी फसलों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? ये जो है आपका डी, उत्तर प्रदेश में जो है बागवानी फसलों का सबसे अधिक उत्पादन किया गया है। सबसे अधिक कच्चा रेशम किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सबसे अधिक कच्चा रेशम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक जो है मलबरी जिसे हम सहतूती कहते हैं, सहतूती रेशम का उत्पादन करता है। तो फर्स्ट कौन है कच्चा रेशम के उत्पादन में? आपका कर्नाटक है, जो कौन से प्रकार की रेशम उत्पादित करता है? मलबरी या सहतूती इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 59, बजट 2023-24 में घोषित मत्स्य क्षेत्र की नई उप योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, मत्स्य किसान समृद्धि योजना, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो इसका आंसर है आपका बी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है, इस बार के बजट में आई है। क्वेश्चन नंबर है 60, एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये आपका 2018 में 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस के दिन पे जो है एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपको फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कैसी रही आपके ये इकोनॉमिक्स की सीरीज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।